सियारा भार्गव एपिसोड 10। अब तक हमने पढ़ा राका और जय को जॉनी ने धमकी दी कि भार्गव और सियारा का किसिंग सीन वो भूल जाए, जिस कारण राका और जॉनी चीट कर अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ एस फैमिली होटल होटल के इसी प्राइवेट एरिया में इस वक्त देवानंद सिंघानिया और उनके साथ बुजुर्ग और बड़े लोग बैठे हुए थे। नवीन जी और चाचा उमेश भी वहीं पर मौजूद थे। एक तरह से कहा जाए तो ये मीटिंग सिर्फ ओल्ड जनरेशन की थी, जहां कहीं पर भी छोटी जनरेशन नहीं थी। वही देवानंद सिंघानिया के सामने ही बैठा हुआ एक मिडिल एज का आदमी जो लगभग नवीन जी के उम्र का होगा, उसने हंसते हुए अपने सामने रखे वाइन के गिलास को उठाया और फिर उसका एक सिप लेते हुए देवानंद सिंघानिया से बोले, वैसे आज रात तो पार्टी होने वाली है ना? तब तो हम सबकी मुलाकात फिर से होगी। उस आदमी के ऐसे कहते ही देवानंद सिंघानिया के चेहरे पर लकीरें तन गई। टेंशन से उसके दिमाग की सारी नसें इधर की उधर हो गई थी। उनके चेहरे पर आए हुआ भाव देखकर नवीन जी और उमेश जी भी थोड़े से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि आज रात पार्टी में क्या होने वाला था ये सब लोगों को पता था। और फिर अचानक से जो घटना घटने वाली थी उससे पूरी सिंघानिया फैमिली हिलने वाली थी। सिंघानिया फैमिली बहुत बड़ी थी। देवानंद सिंघानिया के 4 चचेरे भाई थे। देवानंद दादाजी सबसे बड़े होने के कारण पहले ही सारी सत्ता उनके पास थी और अब उनके वंशज के हिसाब से उनकी सारी सत्ता बाद में नवीन जी और उमेश जी संभालने वाले थे। और अब वो सारी सत्ता कौन संभालेगा ये उसी पर निर्भर था जो सिंघानिया की नींव को सही रखने, जिसमें इतनी ताकत हो जो सिंघानिया एम्पायर को संभाले। पर इसी बीच सिर्फ सिंघानिया फैमिली ही नहीं तो और लोगों के बीच भी सुप्रीम डॉन की जगह के लिए कोल्ड वार चल रहे थे, जिसके पद भार्गव ने हथिया लिया था। वैसे तो देवानंद सिंघानिया के चेहरे के भाव जल्द ही किसी के पकड़ में नहीं आते थे, पर उनके चेहरे पर आई लकीरें देखकर वह बैठा हुआ इंसान जिसका नाम अरुण था, उसने देवानंद सिंघानिया को देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आपके चेहरे पर ऐसे भाव क्यों है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। जो काम हम में से कोई नहीं कर सका, वो काम भार्गव ने कर दिखाया है। सच में उस पर तो हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। इतनी कम उम्र में उसने कितना कुछ हासिल कर लिया, खुद का एम्पायर खड़ा कर लिया, उसे इतने सलीके से संभालता भी है और अब वो सुप्रीम डॉन की कुर्सी भी उसने ले ली। फक्र महसूस होता है मुझे उस पर। अब जल्दी बात को भी आगे बढ़ा दिया जाए। अब तो जो जो होना था सब कुछ हो चुका है। खुद के पैरों पर खड़ा हो गया। सुप्रीम डॉन की कुर्सी भी उसके हाथ में आ चुकी है। अब तो उसकी लाइफ सेटल हो चुकी है। और उनकी बात सुनकर देवानंद जी कुछ नहीं बोले। वहीं नवीन जी ने बात को संभालते हुए कहा, सही कहा तुमने अरुण, लेकिन उसके खुद के भी कुछ फैसले हैं। हम उस पर ऐसे दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन हम इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी तो उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी उसने पार कर ली है। एम्पायर तो अलग बात थी, लेकिन सुप्रीम डॉन बनना इतना आसान नहीं था जो उसने कर दिखाया है, और अब वो उसके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। ऐसे में हम किसी बात के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते। नवीन जी की बात सुनकर अरुण के चेहरे के पर 12 बज गए। उसने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो नवीन? इतने सालों से तो तुम टाल ही रहे हो। यह कहकर के भार्गव को जो सही लगेगा वो वही करेगा। पहले भी उसने कहा था कि जब तक वह अपना खुद का बिजनेस नहीं करता, सुप्रीम डॉन की कुर्सी मिलने तक का इंतजार नहीं करता, तब तक कोई भी उसके पास किसी बात के लिए डिमांड नहीं करेगा। और अब सब कुछ हासिल करने के बाद भी तुम ऐसे नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से तो आज ही पार्टी में हमें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। अरुण की बात सुनकर वहां पर कोई कुछ नहीं बोले। बाकी सब लोग भी अरुण के बातों से सहमत थे और कुछ नवीन जी के बातों से सहमत थे, पर उन लोगों के बीच कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर अब उनका पद और ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जो मान सम्मान जिसे मिलने वाला था उसे ही मिलने वाला था। आखिरकार देवानंद सिंघानिया सिंघानिया एम्पायर के हेड होने के बावजूद अब जो इज्जत, जो पद भार्गव का था, वह देवानंद सिंघानिया से कहीं ज्यादा होने वाला था। कुछ देर तक यूं ही बात करने के बाद उन लोगों की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी और सब लोग वहां से अपने अपने काम पर चले गए थे। नवीन जी ऑफिस चले गए थे और उमेश जी घर आ चुके थे। मीटिंग थी इसलिए सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। सब कुछ वही संभालने वाले थे। घर आते ही उमेश जी काम पर लग गए थे। नंदिनी जी ने जब उन्हें ये सब कुछ करते हुए देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, आप तो यही करते रहिए, आगे कभी भी मत जाइए, बस अपने भाई के और बाप के पीछे यूं ही दुम हिलाते रहिए। आपके इसी नेचर के कारण हमारा बेटा भी सबके पीछे रह गया है। उसकी भी इज्जत आपकी तरह इतनी ही है। अपना नहीं लेकिन अपने बेटे का तो ख्याल कर लिया होता, कभी भी उसे सपोर्ट कर लिया होता।
उमेश जी ने तंग आकर नंदिनी जी को देखा और गुस्से से कहा, अगर तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ तो तुम्हारे मुंह के नीचे ऐसे 2 थप्पड़ रख दूंगा ना कि आज रात तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उमेश जी की बात सुनकर नंदिनी जी घबराई और घबराते हुए बोली, बस बस यही यही आपकी गलती होती है, जब देखो तब धमकी देते रहते हैं। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। उमेश जी ने नामी सर हिला दिया और अपने काम पर लग गए। ब्लैक ईगल इंडस्ट्री, भार्गव का केबिन। भार्गव गुस्से से सियारा को अपने केबिन के अंदर लेकर आ गया और अपने दांत पीसते हुए जाकर सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठ गया। इस वक्त वह बहुत ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग और उतना ही रॉबिला नजर आ रहा था। उसका चार्म इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि सियारा उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, फिर भी उसे ऐसे देखकर खड़े खड़े कांप रही थी। इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भार्गव के ऊपर था। इस आलिशान केबिन पर तो उसकी नजरें पड़ी ही नहीं थी और ना ही उसकी देखने की हिम्मत थी। डर के मारे उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। ऐसा नहीं था कि सियारा के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन भार्गव जैसे आदमी से निपटना मतलब आसान काम नहीं था, ये वो अच्छे से जानती थी। वह अपने आंखों में खौफ लिए भार्गव को देख रही थी कि तभी भार्गव ने अपनी करारी और डरावनी आवाज में सियारा से पूछा, मैं कौन हूँ तुम्हारा? उसके ऐसे पूछने पर सियारा के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। इतने गुस्से में उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि वह उसका क्या था हम दोनों का रिलेशन? सियारा भार्गव को देख रही थी क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास था, पर देना क्या है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे इस तरह से देखकर भार्गव के कान और ज्यादा गर्म हो गए। उसने गुस्से से उस पर फिर से चिल्लाते हुए पूछा, बहरी हो गई हो क्या? आवाज सुनाई नहीं देती? या फिर मुंह में जुबान होने के बावजूद उसे खोला नहीं जा रहा है? भार्गव के ऐसे चिल्लाने से सियारा एकदम से लचक गई और घबराते हुए बोली, आप मेरे मेरे पति पति है। उसके ऐसे कहते ही भार्गव ने उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया, जिसे देख सियारा घबराते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तो भार्गव ने उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधा अपने पास बैठा लिया और फिर उसकी पीठ अपने मजबूत सीने से टिकाकर अपना एक हाथ उसके पेट पर रखकर अपनी डरावनी आवाज में धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हारा पति हूँ तो फिर तुम्हारे फोन पर वह तस्वीर क्या कर रही थी? जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन तुमने वह तस्वीर हटा देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। 2 दिन हो गए हमारी शादी को, फिर भी तुम्हारे मोबाइल के फ्रंट पेज पर मेरा और तुम्हारा फोटो ना होकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का था। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा एकदम से स्पीचलेस हो गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, जिसे देख भार्गव ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और फिर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर होने के कारण उसकी गोरी गर्दन इस वक्त सामने आ गई थी। उस पर भार्गव ने अपने होठ घुमाते हुए फिर से अपनी नशीली और उतने ही डरावनी आवाज में पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है सियारा? जब जब मेरा मुंह खुलेगा तुम्हारे मुंह से तुरंत उस सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा घबराते हुए बोली, भूल गई थी, मोबाइल हाथ में लेने का वक्त नहीं मिला था। उसके ऐसे कहते ही भार्गव ने उसके बालों को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, वक्त नहीं मिला? अगर मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में और किसी ने कदम रखने की सोचा या फिर तुम्हारे दिमाग में मेरे सिवा और किसी का ख्याल भी आया तो याद रखना, ये भार्गव सिंघानिया तुम्हारा सर फाड़कर तुम्हारे दिमाग को अच्छे से साफ करेगा। भार्गव की इतनी डरावनी बातें सुनकर सियारा इतनी ज्यादा हिल चुकी थी कि उसकी पूरी बॉडी करंट पास कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे शॉक पर शॉक दिए जा रहे हैं और वह उस शॉक को सह नहीं पा रही थी। उसका एक हाथ दूसरी तरफ से अपने पेट पर था। उसे भी अपने बच्चों की फिक्र थी, लेकिन भार्गव ने उसके पेट को किसी भी तरह से चोट ना पहुंचे या फिर उसे जख्म ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा हुआ था। लेकिन वह ये भूल रहा था कि वह भले अपने बच्चों को सेफ रख रहा हो, लेकिन सियारा के मन पर जो घाव हो रहे थे वह क्या वह सही करने वाला था? सियारा के आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे। वो समझ गई थी अगर इस आदमी के सामने हिम्मत से काम नहीं लिया तो और ज्यादा खुद को हारा हुआ महसूस करेगी। इस फैमिली में अगर जिंदा बचना है तो खुद को पहले ढीठ बनाना पड़ेगा, तभी उसका टिकाऊ सिंघानिया फैमिली में और भार्गव सिंघानिया के सामने लगने वाला था। सियारा ने गहरी सांस ली और फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसके ऐसी आवाज सुनकर भार्गव ने उसके सर को सीधा घुमा दिया और फिर उसका सर अपने सामने करके उसके जबड़ों को जोर से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे वाइल्ड होकर चूमने लगा। उसके हरकत से सियारा गुस्से से अपनी आंखें बंद कर दी और अपने हाथों की मुट्ठियां बना दी, जिसे देखकर भार्गव ने उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया
और फिर उसे अपने पास और खींचकर उसके होठों को हल्का सा काटते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, मुझसे होशियारी करने की कोशिश भी मत करना वाइफी, खुद को संभाल नहीं पाओगी। भार्गव के ऐसे कहने पर सियारा एकदम से घबरा गई, पर उसने अपने चेहरे पर वह भाव आने नहीं दिए। वो अभी भी गुस्से से भार्गव को देख रही थी और उसकी वह गुस्से भरी हेजल आंखें देखकर भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई। उसने सियारा के गालों को अपने सख्त अंगूठे से सहलाते हुए उसके आंखों में आंखें डालकर अपनी करारी और मदहोश भरी आवाज में बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो कि अभी इस वक्त मैं तुम्हारे कुछ साथ कुछ भी ऐसा करूं जिससे तुम पूरी तरीके से लाल लाल हो जाओ, तो यहाँ से उठ जाओ और अपने काम पर लग जाओ। भार्गव की बात वह तुरंत समझ गई कि भार्गव किस बारे में बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर सियारा झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर अपने बालों को सही करते हुए केबिन से बाहर जाने लगी। अभी भी उसने केबिन को देखा नहीं था, उसका मन ही नहीं था उसे देखने का। वो तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कौन ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जो एक पल में डरावना और एक पल में नशीला होगा। भार्गव को समझ पाना सियारा के बस में नहीं था, फिर चाहे वो कितना भी उसे समझने की कोशिश करे। वह गहरी सांस लेकर इसी बारे में सोचते हुए केबिन से बाहर जा रही थी। वह बस दरवाजे तक पहुंची ही थी कि भार्गव की आवाज फिर से उसके कानों से टकराई, मेरे लिए कॉफी और जय तुम्हें तुम्हारा काम बता देगा। और एक बात, मुझे कहीं से भी कुछ भी गलत बात सुनाई नहीं देनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, मिसेस सिंघानिया। सियारा ने एक नजर भार्गव को देखा और फिर वहां से बाहर चली गई। उसकी इस तरह से इग्नोर करना भार्गव को गुस्से को और ज्यादा हवा दे गया। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, हाउ डेयर यू मिसेस सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हुए भार्गव ने अपने हाथों की में पहनी घड़ी में टाइम देखा और फिर उसने अपना कोट के बटन निकाल कर उसे हवा में उछाल कर वो जाकर चेयर पर बैठ गया। जैसे ही वह चेयर पर बैठ गया, द ब्लैक ईगल मानो उड़ते हुए चेयर पर आकर बैठ गया था। अब उसका पूरा ध्यान और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही था। वह तेजी से लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए अपना काम कर रहा था। कभी वह कुछ फाइल्स देखता तो कभी लैपटॉप में। सियारा ने गहरी सांस ली और वह केबिन के बाहर आ गई। उसने अपने चेहरे के भाव एकदम से नॉर्मल कर लिए थे। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो दुनिया को पता चले, और अगर पता चल भी गया तो उसमें भार्गव की नहीं सिर्फ और उसी की बेइज्जती होने वाली थी। और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह दुनिया के सामने कमजोर साबित हो। वो अब भार्गव सिंघानिया की पत्नी नहीं, अपने पेट में पल रहे दो बच्चों की माँ थी। अब वह सिर्फ लड़की होकर सोच नहीं रही थी, सिर्फ एक माँ होकर सोच रही थी। पर उसे नहीं पता था उसका प्रेग्नेंट होना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था। जिस आदमी से वो जुड़ रही थी उसे यूं ही इविल नहीं कहा जा रहा था। अब तो बस शुरुआत हुई थी, खेल तो अभी बाकी था। बाहर आते ही जॉनी, राका और जय ने उसे ग्रीट किया। वैसे ही सियारा ने हल्के से हंसते हुए कहा, आप सब लोग मुझे इतनी इज्जत मत दो, मैं नॉर्मल ही ठीक हूँ। कहकर वह जय की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएंगे। सियारा की बात सुनकर जय ने अपना सर हिला दिया और फिर उसे बैठने के लिए चेयर देकर खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे सारी बातें क्लियर करने लगा। उसे अपने सामने खड़ा देखकर सियारा को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो मिस्टर भार्गव सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट था। भले उसकी पहुंच और ओहदा भार्गव जितना नहीं था, लेकिन वह भी कुछ कम नहीं था। बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसकी भी उतनी ही इज्जत थी जो सियारा की उसके बराबरी 1% भी नहीं थी। बस भार्गव के साथ नाम जुड़ने से उसका पद और इज्जत बढ़ गई थी। उसने जय को देखते हुए कहा, मिस्टर जय, प्लीज आप बैठकर बातें करिए। आप मेरे सामने खड़े रहकर बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर सिंघानिया नहीं है। आप प्लीज मेरे बात को समझने की कोशिश करें। सियारा की बात सुनकर जय ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, माफ करे मैडम बॉस, लेकिन मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। मास्टर बॉस को अगर इस बात की खबर लगी तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जय की बात सुनकर सियारा को उसके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था। इतना बड़ा आदमी और ऐसे खड़े रहकर उससे बातें करेगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप नहीं बैठे तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आपका पद मेरे से भी ऊंचा है। उसके ऐसे कहते ही जय ने राका और जॉनी की तरफ देखा, तो वो दोनों भी चुपचाप भावहीन नजरों से जय को देख रहे थे।
क्योंकि इस बात में वह दोनों भी उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाले थे। जय ने अपना थूक निगला और कहा, प्लीज मैडम बॉस, बात को समझने की कोशिश करें। सियारा ने अपना सर ना में हिला दिया और फिर चेयर से उठते हुए वह राका से बोली, सर उनको कॉफी चाहिए। राका ने जल्दी से अपना सर हिला दिया और फिर वहां से चला गया। जय अभी भी खड़ा था, जिसे देखकर सियारा ने उसकी तरफ देखा। अब तो जय के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि सियारा प्रेग्नेंट है। ऐसे में अगर उसे कोई भी तकलीफ हुई तो भार्गव उसे जिंदा यही गाड़ देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने डरते हुए सीट पर बैठते हुए सियारा से कहा, प्लीज आप बैठ जाइए। जय के बैठते ही सियारा ने अपना सर हिला दिया और खुद भी बैठ गई। वैसे ही जय का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो उस पर भार्गव का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर जय की हवा फूस हो गई और वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जैसे ही जय ने देखा उसे भार्गव को फोन आ रहा है, उसकी सारी हवा फूस हो गई। उसे ऐसे देखकर सियारा भी सोच में पड़ गई कि जय के चेहरे के भाव ऐसे क्यों हो गए हैं और वह इतना ज्यादा घबराया हुआ क्यों है। सियारा ने जय को देखते हुए पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? जय ने घबराते हुए अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए अपने फोन को सियारा की तरफ घुमा दिया। जैसे ही सियारा ने फोन पर शो हो रहे नाम को देखा, उसने भी अपना थूक गटक लिया और हकलाते हुए बोली, कुछ कुछ पता तो नहीं चल गया ना उनको? जय ने घबराते हुए कहा, पता नहीं मैडम बॉस, देखता हूँ। कहकर उसने फोन को उठाकर कान पर लगा दिया तो दूसरी तरफ से भार्गव की भारी भरकम आवाज जय के कानों में पड़ी, तुमने मुझे अभी तक मिश्रा इंडस्ट्री की फाइल नहीं दी, क्यों नहीं दी? भार्गव की बात सुनकर जय ने चैन की सांस ली और फिर बोला, मास्टर बॉस, वो फाइल मैनेजर के पास चेकिंग के लिए गई है, शाम तक मेरे हाथ में आ जाएगी, वैसे ही आपके पास तुरंत भिजवाता हूँ। भार्गव ने सिर्फ हम कहा और फिर बोला, वह कहाँ पर है? जय ने सियारा की तरफ देखा और धीरे से बोला, यहीं पर मेरे सामने बैठी है, उसके लिए फोन अरेंज कर दो और ध्यान रहे फोन के साथ तुम्हें क्या करना है। जय ने अपना सर हिलाया और कहा, जी जी मास्टर बॉस, सब कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भार्गव ने फोन को कट कर दिया। जैसे ही भार्गव ने फोन कट कर दिया, जय ने चैन की सांस ले ली और चेयर पर बैठ गया। बैठते ही उसके सामने टेबल पर रखी पानी की पूरी बोतल मुंह पर खाली कर दी और तेज तेज सांस लेने लगा। उसकी ये हालत देखकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर उसके साथ रहने वाला इंसान उस आदमी से इतना ज्यादा डरता होगा तो सोचने वाली बात थी वह आदमी कितना ज्यादा डरावना होगा। उसने घबराते हुए जय से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जय ने अपना सर हिला दिया और कहा, कुछ नहीं, बस फाइल चाहिए थी उनको। कहकर वो सियारा की फिर से सभी बातें क्लियर बताने लगा। वही भार्गव लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। वैसे ही भार्गव ने एक बेल प्रेस कर दी तो दरवाजा खुल गया। राका अपने हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर भार्गव के सामने खड़ा था। भार्गव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई सर्वेंट भी उसके फ्लोर पर आए, इसीलिए उसके खाने पीने का ख्याल भी राका ही रखता था। राका को वहां पर देखकर भार्गव के माथे की नसें तन गई और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लगा। तो राका ने डरते हुए कहा, वो आपको कॉफी चाहिए थी मास्टर बॉस, वही लेकर आया हूँ। तुम सियारा हो? भार्गव की कड़कती भड़कती आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी और वैसे ही राका के कदम पीछे हो गए। उसने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और कहा, नहीं नहीं, उनको ही भेजता हूँ। कहकर राका उल्टे पैर ही बाहर चला गया और वह सीधा सियारा के पास जाकर खड़ा होते हुए बोला, मैडम बॉस, मास्टर बॉस को आपके हाथ की ही कॉफी चाहिए, प्लीज आप जल्दी से जाइए, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सियारा ने घबराते हुए राका को देखा और कहा, आपने ऐसा क्यों किया सर? अब वो सारा गुस्सा मुझ पर उतार देंगे। कहते हुए बुरा सा मुंह बनाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, मैगोम्बो गुस्सा हो गया। उसकी बात सुनकर राका और जय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर दोनों ने भी एक दूसरे को देखा और ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगे।
उन दोनों को हंसता हुआ देखकर सियारा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगी और वह धीरे से सॉरी कहकर वहां से सीधा केबिन के अंदर चली गई। वही जॉनी ने घूर कर जय और राका को देखा तो दोनों भी चुप होकर अपना अपना काम करने लगे और सियारा सीधा अंदर आ गई और वह धीरे कदमों के साथ चलते हुए जाकर भार्गव के टेबल पर उसने कॉफी का मग रख दिया और फिर वापस रिटर्न जाने के लिए मुड़ गई। उसे जाता हुआ देखकर भार्गव ने अपनी करारी आवाज में उससे कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। उसके शब्द जैसे ही सियारा के कान में पड़े वह जल्दी से पीछे मुड़ गई और भार्गव को देखते हुए अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देख भार्गव ने उसे वैसे ही डरावनी नजरों से देखते हुए बोला, तो फिर कहाँ चली? सियारा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। गलती तो उससे हो गई थी, लेकिन भार्गव के शब्दों को उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह ऐसे ही चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर भार्गव ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा और जाते वक्त उसके हाथ में एक फाइल देते हुए बोला, इसे पूरा रीड कर लो, हमारी मीटिंग है और तुम मेरे साथ चले रही हो। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से शॉक हो गई। मीटिंग के लिए, और वह भी भार्गव के साथ? उसके हाथ पैर अभी से कांपने लगे थे, क्योंकि आज तक उसने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की थी। जितना भी मीटिंग उसने जॉब पर होते हुए अटेंड की थी, सब कलीग्स के साथ ही की थी। अकेले में ऐसे कभी भी उसने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, और अब भार्गव के पर्सनल असिस्टेंट बनकर जाना, वह भी मीटिंग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था, और उसे अभी तक यह इतना नॉलेज नहीं था। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और वह आस भरी निगाहों से भार्गव को देख रही थी, जैसे वह अभी कहेगा कि नहीं, तुम मत आओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। पर शायद यहाँ पर उसकी एक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि वह भार्गव सिंघानिया था, द ब्लैक ईगल। उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। क्या जानेगी सियारा भार्गव के साथ? क्या होगा तब जब अरुण को पता चलेगा भार्गव की शादी की बात? आखिर क्या होगा इस कहानी में? आगे जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो